दोस्तों नमस्कार और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एलटी ग्रेड जेएससी प्रवक्ता और जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जीएस का मॉडल पेपर हम लोग हल कर रहे हैं। अब तक 7 मॉडल पेपर हम लोग हल कर चुके हैं और ये आपका 8वां है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट तैयार की गई है जिसमें केवल जीएस के मॉक टेस्ट ही आपको देखने को मिलेंगे। बाकी एक और भी प्लेलिस्ट है जिसमें सारे वीडियोज एक साथ आपको देखने को मिल जाते हैं। तो जो लोग अभी मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं लगातार, वो लोग इस प्लेलिस्ट को खोलेंगे तो आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इस प्रकार से सारे मॉक टेस्ट एक साथ देखने को मिल जाएंगे। तो आज का मॉक टेस्ट फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है एलटी ग्रेड में और जीएससी प्रवक्ता में और जीडीसी के लिए। आप जानते हैं ना कि एलटी ग्रेड में जीएस के 30 प्रश्न होंगे, इसके अलावा जीडीसी में भी आपके जीएस के 30 प्रश्न होंगे, जबकि जीएससी प्रवक्ता में जीएस के 40 प्रश्न होते हैं। तो प्रश्नों का स्तर क्या रहता है, वर्तमान में क्या ट्रेंड चल रहा है, किस प्रकार के प्रश्न अब तक पूछे गए हैं, इस परीक्षा के अंतर्गत किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, सारे बिंदुओं को ध्यान रखते हुए यहाँ पर प्रश्नों को बहुत ही सावधानी से सेट किया गया है। और देख लेना आप, मोस्ट प्रोबेबल जो लोग लगातार मॉडल पेपर लगा रहे हैं ना, उनको यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो भी प्रश्न आपको पढ़ाए जा रहे हैं वो प्रश्न नहीं, पूरे लगभग टॉपिक ही आपके तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको बताना है कि हड़प्पा कालीन स्थल आमरी किस नदी के तट पर स्थित था। आमरी जो था यह किस नदी के तट पर स्थित था। ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो कि पिछली बार नहीं पूछे गए, यानी कि रिपीटेशन बहुत कम हो रहा है, नए नए प्रश्न बन रहे हैं। इसलिए यहाँ पर कुछ ऐसे प्रश्न भी आपको देखने को मिल सकते हैं जो कि आपको नए लग सकते हैं। बताइए कि हड़प्पा कालीन स्थल आमरी किस नदी के तट पर स्थित था। गेस करिए, सिंधु, घग्गर, सरस्वती और दास्क। और इसका उत्तर अगर आपने गेस किया है, जी हाँ दोस्तों, अगर आपने सिंधु यहाँ पर गेस किया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसका उत्तर विकल्प ए सिंधु ही है। तो आमरी जो है यह सिंधु नदी के तट पर स्थित था। देखो फ्रेंड्स, घग्गर नदी के तट पर स्थित था, राजस्थान में स्थित कालीबंगा, याद रखिएगा। इसी प्रकार से जो सरस्वती नदी है, अच्छा कितने लोग जानते हैं कि जो सरस्वती नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है। तो दोस्तों इसका उद्गम होता है आपके माड़ा गांव से, जो कि कहाँ पर है, पहले उत्तर प्रदेश में था, अब ये उत्तराखंड में है। ठीक है, तो सरस्वती नदी के तट पर 3 स्थल थे, कुड़ाल, बनावली और भगवानपुरा। दास नदी के तट पर स्थित है सुतकांगेडोर, जो कि वर्तमान में बलूचिस्तान में है। और ये आपको पता है ना कि ये बलूचिस्तान ये वर्तमान में पाकिस्तान का ही एक हिस्सा है। ध्यान दीजिएगा, सुतकांगेडोर अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा मैप में, ये एक समुद्री स्थल भी था। हालांकि अब वर्तमान में जो ज्योग्राफिकल कंडीशन होती है बदल चुकी है, अब ये काफ़ी दूर हो गया है, लेकिन पहले ये एक समुद्री लोकेशन भी हुआ करता था, यानी कि समुद्री तट से ये टच करता था, उसे छूता था। सुतकांगेडोर कहाँ पर स्थित है, दास्त नदी के तट पर। इसे दास्त नदी भी कहते हैं, हम दास्त पढ़ते हैं, कहीं पर इसे दास्त भी लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल को पहचानिए। अब देखो यहाँ पर आपको ये पहचानना है, यहाँ पर 2 हिंट आपको दिए गए हैं और इन हिंट के माध्यम से आपको पहचानना है कि ये कौन सा स्थल हो सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी ज्ञात पुरातात्विक स्थल था, जो वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। यह एक प्राचीन समुद्री बंदरगाह था। अब आपको पहचानना है कि ये कौन से स्थल, कौन से लोकेशन मैं आपको बता रहा हूँ और ये कौन सा स्थान है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हड़प्पा स्थल नहीं है, ये लोथल भी नहीं है, क्योंकि यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी, तो लोथल तो नहीं है, और लोथल तो गुजरात में है, यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में भी नहीं है। अगला ऑप्शन होगा आपका सुतकांगेडोर और आलमगीरपुर। तो सही जवाब, जी हाँ आपने बिल्कुल सही गेस किया, सुतकांगेडोर ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों बात करें अगर सुतकांगेडोर के बारे में, तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी ज्ञात पुरातात्विक स्थल है। यानी कि आपको पता है ना कि ये सिंधु घाटी सभ्यता है, तो पश्चिम में सबसे अंतिम जो स्थल है वो सुतकांगेडोर ही था। ठीक है, जो कि वर्तमान में बलूचिस्तान में स्थित है। यह प्राचीन समुद्री बंदरगाह था, हालांकि अब यह समुद्र से काफ़ी दूर है। इसकी खोज कब हुई थी, तो 1927 ईस्वी में ऑरेल स्टाइन के द्वारा इसकी खोज की गई थी। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, आप यहाँ देखिए, ये आरपीएससी का
शिक्षक भर्ती का एक प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से समुद्री बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। थोड़ा मैं जूम करता हूँ, अब आप इसको देखिए। पूछा गया था कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से समुद्री बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन में देख सकते हैं आप, रंगपुर, धौलावीरा, कोटदीजी और सूतकांगेंडोर लिखा गया है। सही जवाब आपको पता चल गया होगा, इसका जवाब विकल्प ए है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये स्थल भी काफ़ी चर्चा में रहता है और रहा भी है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, यहाँ पर वो सारे स्थल मैंने आपको शो किए हैं जो कि हड़प्पा कालीन सभ्यता से संबंधित हैं। तो आप देख सकते हैं मांडा कहाँ पर है, मांडा यहाँ जम्मू कश्मीर में है, मांडा। ठीक है, और देखेंगे आप तो ये आपका सबसे पश्चिम वाला सूतकांगेंडोर यहाँ पर स्थित है। और आप देखिए ये अरेबियन सी है आपका, अरब सागर। ठीक है, अरब सागर के तट पर ही आपका मुंबई भी है। आगे चल के देखेंगे तो ये पहले एक समुद्री स्थल हुआ करता था, लेकिन अब थोड़ा दूर चला गया है। ठीक है, आमरी की लोकेशन आप यहाँ पर देखिए, बालाकोट कहाँ पर है, ये है आपका बालाकोट। ठीक है, तो सारी चीज़ें आप लोग ना देखा करिए, मैप में देखेंगे तो आपको अच्छे से चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, मोहनजोदड़ो की लोकेशन कहाँ पर है, तो ये रही आपकी, ये देखिए आप मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो इस प्रकार से सारी चीज़ें आप लोग देखते रहिए। खैर, हड़प्पा जो है किस नदी के तट पर स्थित था, तो ये रावी नदी के तट पर स्थित था। ये देखिए रावी नदी है और ये है आपका हड़प्पा, जबकि मोहनजोदड़ो जो है यह इंडस यानी कि सिंधु नदी के तट पर स्थित था। तो मैप में देखेंगे ना तो जल्दी भूलेगा नहीं आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताइए कि भगवानपुरा, अभी मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपने ध्यान से देखा है सभी प्रश्नों को तो उत्तर आप गेस कर लेंगे। भगवानपुरा हरियाणा में स्थित एक स्थल की विशेषता है। क्या विशेषता है भगवानपुरा की, ये आपको बताना है। यह एक प्राचीन समुद्री बंदरगाह था। यह एक प्रागैतिहासिक स्थल है जो पहली बार उत्तर हड़प्पा और चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृतियों के बीच ओवरलैप को दर्शाता है, जो कि एक सतत इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जो भगवानपुरा है दोस्तों, इसकी विशेषता क्या है। अब देखो ये हरियाणा में है, तो वहाँ पर तो कोई समुद्री बंदरगाह था नहीं, तो पहला तो गलत हो गया आपका। दूसरा वाला आपका सही है। यह एक प्रागैतिहासिक स्थल है जो पहली बार हड़प्पा और चित्रित धूसर मृदुभांड संस्कृतियों के बीच ओवरलैप को दर्शाता है। यानी कि हड़प्पा के बाद कौन सभ्यता आती है, वैदिक सभ्यता, तो दोनों के बीच का यह ओवरलैप को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पर विकल्प 2 आपका, केवल 2 विकल्प आपका सही है, ध्यान रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। बताइए कि सोंथी सभ्यता कहाँ स्थित थी। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, सोंथी सभ्यता। फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों को अभी तक ज्ञात सबसे जो प्राचीन सभ्यता है वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा यानी कि सिंधु नदी घाटी की सभ्यता को ही हम मानते हैं कि यह अब तक की ज्ञात सिंधु घाटी सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसके पहले भी ये जो सोंथी सभ्यता थी ना, इसके पहले से मौजूद थी। और यहाँ पर टाइमिंग भी मैं आपको बताऊंगा। तो सोंथी सभ्यता कहाँ पर स्थित थी ये बताइए, गुजरात, राजस्थान, बलूचिस्तान या फिर जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों इसके जो अवशेष प्राप्त हुए हैं ये राजस्थान में प्राप्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको भी। और एग्जैक्टली देखा जाए तो इसके जो अवशेष हैं वो हनुमानगढ़ जिले राजस्थान में प्राप्त हुए हैं। और 4600 ईसा पूर्व में यह सभ्यता मौजूद थी। 4600 ईसा पूर्व, तो आपको लगेगा ना कि 4600 ईसा पूर्व, तब तो जो समय था वो आपका सिंधु नदी घाटी सभ्यता का समय था। नहीं, सिंधु नदी घाटी सभ्यता का जो समय दोस्तों वो माना जाता है 3300 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक। और परिपक्व रूप में यह 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक यह मौजूद रही थी, ऐसा माना जाता है। लेकिन ये सभ्यता आप देख रहे हैं ना, अब ईसा पूर्व का मतलब आप समझ रहे हैं। जैसे कि ये वर्तमान में चल रहा है 2025, तो अब से 2025 साल पहले चलेंगे तो एक सत्र आएगा 00। ठीक है, इसके पहले चलेंगे तो 4600 साल पहले चलिए आप, 4600 साल पहले चलेंगे तब जाके सोंथी सभ्यता आपको मिल जाएगी। लेकिन थोड़ी दूर चलने पर, यानी कि अगर आप 3300 साल ही चलेंगे पीछे, उसी समय आपको सिंधु घाटी सभ्यता मिल जाएगी। तो उसके पहले की सभ्यता है और इसके अवशेष कहाँ पर प्राप्त हुए हैं, हनुमानगढ़ राजस्थान में। तो ये आप थोड़ा समझिए, इसको आप याद रखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 17 SDG गोल। यहाँ से तो प्रश्न पक्का बनता आपका है। तो आपको क्या करना है, सभी जो 17 आपके SDG गोल है ना, ये बिल्कुल आपको रट लेने हैं। यहाँ पर प्रश्न देखिए, 17 SDG गोल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, यानी कि बात यहाँ पर क्या की जा रही है,
क्वालिटी एजुकेशन के बारे में। तो क्वालिटी एजुकेशन यह किस क्रम पर आता है? तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहले क्रम पर क्या है, गरीबी का उन्मूलन करना ही पहले क्रम पर आता है। और गरीबी का उन्मूलन कैसे करेंगे? तो भूख को ख़त्म करके करेंगे। जब आप भूख को ख़त्म कर देंगे तो क्या प्राप्त होगा? आपको अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त हो जाएगा। और जब अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त हो जाएगा तब आपको पढ़ने लिखने की नौबत आएगी। तो इसे रखा गया है चौथे क्रम पर। ये मैंने जो आपको बताया ना, ये बिल्कुल इसी प्रकार से ये सेट भी किया गया है। आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए, नो पॉवर्टी, कोई गरीबी नहीं, ये पहले स्थान पर है। कोई गरीबी नहीं मतलब जीरो हंगर, मतलब भूख को समाप्त करना पड़ेगा। अगर गरीबी नहीं है तो सबसे पहले इंसान क्या करेगा? वो अच्छा खाना खाएगा, जीरो हंगर, भूख ख़त्म। उसके बाद क्या होगा? अगर कोई व्यक्ति भूखा नहीं है तो गुड हेल्थ, उसकी जो भूख है वो मिटेगी, तो स्वास्थ्य अच्छा होगा और वेलबींग भी इसका अच्छा होगा। फिर नौबत क्या आएगी कि इसको सस्टेन करना है। तो कैसे कैसे हम लोगों ने अपनी गरीबी को ख़त्म किया, भूख को ख़त्म किया, अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त किया, इसके लिए एजुकेट किया जाएगा कि भैया इसी प्रकार से चलना है। तो ये है आपका चौथे नंबर पर क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन, आप शिक्षित हो गए तो आपको ये पता चलेगा कि यार हम लोग जो ये भेदभाव करते हैं ना, मतलब जेंडर की लड़का लड़की में फ़र्क समझते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लड़के बाहर मेहनत कर रहे हैं तो लड़कियां घर को संभाल रही हैं, और अब तो लड़के लड़कियों में कोई फ़र्क ही नहीं है। ये पुराने ज़माने की बातें आपको बता रहा हूँ। मैं तो मानता हूँ कि लड़कियां लड़कों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों ही समान हैं। ठीक है, कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। तो जेंडर इक्वलिटी कब आएगी? जब आप शिक्षित होंगे, जब आपकी बुद्धि बढ़ जाएगी। ठीक है, और जब जेंडर इक्वलिटी आ जाएगी तो क्या करेंगे आप लोग? क्लीन वाटर, स्वच्छ पानी और सैनिटेशन। देखो यहाँ पर 6 लिखा गया है, 6 पर स्वच्छ, ऐसे इसको ना आप मैच करा लेना। 6 पर क्या है? स्वच्छ। स्वच्छ क्या होता है? जल होता है, और सैनिटेशन होता है। तो ये आ गया 6 नंबर पर। ठीक है, अब स्वच्छ जल, तो इसके बाद स्वच्छ एनर्जी भी होनी चाहिए, ये आ गया आपका 7 नंबर पर। फिर डिसेंट वर्क करेंगे, आपको अच्छा पानी मिल गया, अच्छी एनर्जी मिल गई। अब आप कुछ डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ, पैसे वैसे बढ़ाइए, ये 8 नंबर पर है। इसके लिए क्या करेंगे आप? डिसेंट वर्क करने के लिए आप इनोवेशन करेंगे, इंडस्ट्री खोलेंगे। तो इनोवेशन मतलब 9 नंबर पर आ गया आपका इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री का डेवलपमेंट करेंगे। 10 नंबर पर क्या होगा? रिड्यूस्ड इन इक्वलिटी। जब इतनी सारी चीज़ें हो जाएंगी तो असमानता आपकी समाप्त हो जाएगी, मतलब सभी लोग बराबर हो जाएंगे। और जब सब लोग बराबर हो जाएंगे तो क्या होगा? सस्टेनेबल सिटीज़ और कम्युनिटीज़ ये डेवलप हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखेंगे रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। अगर आप एक ऐसा शहर जो उसकी सस्टेनेबल शहर है उसको डेवलप करेंगे तो इसके लिए जो कंजप्शन है, प्रोडक्शन है, ये रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, ये 12 नंबर पर है। इसके बाद क्लाइमेट एक्शन, पर्यावरण पर भी हम ध्यान देंगे कि भैया शहरों में हमने इनोवेशन करे, इंडस्ट्री लगाई और बाकी चीज़ें हैं, तो क्लाइमेट पर भी तो ध्यान देना पड़ेगा ना। तो 13 नंबर पर आ गया। तो क्लाइमेट एक्शन में सबसे पहले हम नीचे से जाएंगे, हम देखेंगे कि जो लाइफ बिलो वाटर, समुद्र के नीचे क्या चल रहा है, फिर हम ऊपर आएंगे। तो 14 नंबर पर आएंगे समुद्र के नीचे, फिर 15 नंबर पर आ जाएंगे धरती पर, लाइफ ऑन लैंड। और जब इतनी सारी चीज़ें आप हासिल करेंगे तो 16 नंबर पर आ जाएगा पीस, जस्टिस और स्ट्रांग इंस्टीट्यूशंस। मतलब जो शांति है, न्याय है, इसके लिए स्ट्रांग इंस्टीट्यूशंस बनने चाहिए। और 17वां क्या है? ये है पार्टनरशिप, यानी कि टुगेदर, साथ साथ मिलके हम गोल को हासिल करेंगे। ये सारी चीज़ें कैसे होंगी? साथ साथ होंगी। कई बार पढ़ेंगे तब जाके याद होगा। ये कहानी मैंने बनाने की कोशिश की ताकि आपको चीज़ें क्रम से याद हो सकें। ठीक है, और इसी प्रकार से ये चीज़ें आपको याद भी होंगी। नेक्स्ट है ब्लैक होल की घटना कब हुई थी? अब ये जो ब्लैक होल की घटना है ना, ये कोई आकाशीय घटना नहीं हुई थी। सिराजुद्दौला का नाम आपने सुना होगा, और ये जो घटना था, माना ये जाता है कि इस घटना को ही आधार बनाकर ये एक कल्पित घटना थी। सिराजुद्दौला ने ऐसा कोई काम किया ही नहीं था, लेकिन फिर भी आरोप लगाया गया उसके ऊपर कि सिराजुद्दौला बहुत बुरा आदमी है। उसने अंग्रेज़ों को एक गर्म हवा विहीन, और जून का महीना था, ठीक है, जून के महीने में एक छोटे से कमरे में सभी अंग्रेज़ों को बंद कर दिया। सारे अंग्रेज उसमें मर गए, कुछ उसमें से जीवित बच गए, जिनमें से एक नाम आता है किसका? J.Z. हॉलवेल का। इसने आगे चलकर एक किताब लिखी थी, एलाइव द वंडर। ये किताब कुछ इतिहासकार फेक मानते हैं। उन्होंने कहा था कि ये केवल एक बहाना बनाया गया था ताकि वो सिराजुद्दौला पर आक्रमण कर सकें। कौन? अंग्रेज। और इसके बाद क्या हुआ था?
जो प्लासी का युद्ध था, प्लासी का युद्ध हुआ और उसमें सिराजुद्दौला के इन लोगों ने क्या किया, मार डाला, ठीक है, और बंगाल पर अधिकार कर लिया था। फिर इन्होंने जो बंगाल था उस पर अपना एक चेला चपाटा बैठा दिया था। आगे इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो 20 जून की घटना है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। ये बात कही गई है इस किताब में, और कहा था कि 146 अंग्रेज़ों को एक बहुत छोटी कम हवादार कालकोठरी में बंद करके उनको मार डाला था। कुछ लोग बच गए थे। जे हालवेल सबसे बड़ा झूठा, यही आगे चल के बोलता है कि ऐसा हुआ, जबकि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ऐसा हुआ नहीं था, केवल एक बहाना बनाया गया ताकि वो अटैक कर सकें। आपने देखा था ना, जैसे अवध वगैरह पर जिन्होंने कब्जा किया था, तो जो चीज़ इन लोगों को लेना होता था उस पर ये लोग झूठे आरोप लगा ही देते थे, ठीक है। नेक्स्ट है कि द्वैत शासन की शुरुआत कब से मानी जाती है। द्वैत शासन क्या है आगे मैं आपको बताऊंगा। इसकी शुरुआत मानी जाती है दोस्तों कब से, तो पीट्स इंडिया एक्ट 1784 से। विकल्प बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। पीट्स इंडिया एक्ट क्या है ये मैं आपको बताता हूँ, देखो ध्यान से सुनना इसको। पीट्स इंडिया एक्ट पहले क्या आया था, सबसे पहले क्या आया था, रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में। उसके बाद आया था पीट्स इंडिया एक्ट। इसमें क्या हुआ था, कुछ सुधार किए गए थे रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत। क्या हुआ था इसमें, पीट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया। ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच नियंत्रण की एक दोहरी प्रणाली स्थापित की गई। यहाँ पर क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उससे कहा गया कि तुम अपना जो वाणिज्यिक कार्य, व्यापार वगैरह इसको देखो, अब भारत पर राजवाज करने का जो काम है वो हमको दे दो। यानी कि ब्रिटिश सरकार ने भारत पर शासन करने का काम उठा लिया। और इस प्रकार से आपने देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या काम सौंपा गया कि वाणिज्यिक कार्य करो और खुद हम शासन करेंगे। ये हो गया आपका द्वैत शासन, दो प्रकार का शासन, दो हिस्से में बांट दिया गया कि व्यापार करेगी कंपनी, शासन करेंगे हम, ठीक है। और ये चीज़ आई थी कब अस्तित्व में, तो पीट्स इंडिया एक्ट 1784 में, ठीक है। इसको आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं। बताइए कि हिंदू समृद्धि दर का क्या संबंध है। अब हिंदू समृद्धि दर क्या है, किससे संबंधित है ये, हिंदू जनसंख्या वाली वृद्धि से, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। हिंदुओं के धार्मिक उत्थान से, उपरोक्त कोई नहीं। सही जवाब है सकल राष्ट्रीय उत्पाद से। एग्जैक्टली इसका उत्तर ऑप्शन बी है। और ये काफ़ी जो है ना चर्चित टर्म है, कई बार ये परीक्षा में पूछा भी गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ये जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, यानी कि बात कर रहे हैं यहाँ पर जीएनपी के बारे में। ये कंसेप्ट सबसे पहले दिया गया था, यानी कि जीएनपी का संबंध जोड़ा गया था हिंदू समृद्धि दर से प्रोफेसर राज कृष्णा के द्वारा दिसंबर 1978 में। क्या हुआ था इसको ध्यान से समझिए। 1990 के दौर से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर को हिंदू विकास दर, हिंदू ग्रोथ रेट कहकर बदनाम किया जाता था। ऐसा इसलिए कहा जाता था क्योंकि 1950 से 1980 के दशक तक भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर औसतन 4% के आसपास होती थी। हिंदू विकास दर शब्द का इजाद भारतीय अर्थशास्त्री राजकृष्ण के द्वारा किया गया था। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश नार्डिक देश में नहीं आता है। तो नार्डिक देश कौन कौन से देश होते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पर डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे, ये तीनों आपके नार्डिक में है। ऑस्ट्रेलिया नार्डिक में नहीं आता है। ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं आता है, कारण ये कि नार्डिक का अर्थ समझिए, आपको हर बात समझ में आ जाएगी। नार्डिक का अर्थ होता है उत्तर में, पूरब, ये हो गया आपका पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ठीक है, साउथ। तो ऑस्ट्रेलिया का लोकेशन तो दक्षिण में है, तो ऑस्ट्रेलिया वहाँ पर जाएगा नहीं। बाकी जो डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और आइसलैंड हैं, ये नार्डिक देश कहे जाते हैं, यानी कि उत्तरी देश ये कहे जाते हैं। तो लिस्ट याद रखना, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और आइसलैंड, ये 5 देश हैं जो कि नार्डिक देश कहे जाते हैं। शिवाजी के समय सरे नौबत का पद क्या था। सरे नौबत, आप लोगों ने कक्षा 5 में एक कविता पढ़ी होगी और उस कविता का टाइटल हुआ करता यदि होता किन्नर नरेश में, उसमें नौबत शब्द आया था, ठीक है। नौबत यहाँ पर देखा तो मुझे याद आ गया। तो नौबत का मतलब क्या होता था, नौबत का मतलब होता था सेना से, यानी कि सरे नौबत क्या हो गया, सेनापति हो गया। विकल्प ए आपका करेक्ट है, ठीक है। तो शिवाजी महाराज के समय सरे नौबत का पद क्या था, ये प्रधान सेनापति का था। और इसी के साथ देखिए यह पद उनके अष्टप्रधान यानी कि 8 मंत्रियों की परिषद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता था। अमीर खुसरो के आध्यात्मिक गुरु कौन थे ये बताना है आपको। अमीर खुसरो के जो आध्यात्मिक गुरु थे दोस्तों, इनका नाम था शेख निजामुद्दीन औलिया। तो विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
फ्रेंच ओपन 2025 महिला एकल विजेता कौन बनी? तो फ्रेंड्स, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना, अभी आज 11 सितंबर 2025 है, तो अभी तक केवल 3 जो हैं हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इन्हें मेजर के नाम से जाना जाता है। तो कौन कौन से होते हैं? एक तो सबसे पहले होता है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा होता है आपका फ्रेंच ओपन, तीसरा कौन सा होता है? विंबलडन होता है। अभी जो यूएस ओपन होना बाकी है, यूएस ओपन हो जाए उसके बाद मैं आपको इसके बारे में भी जानकारी उपलब्ध करवा दूंगा। तो फिलहाल देखिए, यहाँ पर फ्रेंच ओपन दूसरे क्रम का था। इसमें महिला एकल की विजेता बनी थी कौन? कोको गॉफ। ये कहाँ से हैं दोस्तों? तो ये अमेरिका से हैं, अमेरिका यूएसए से हैं। तो यहाँ पर अभी तक जो कि 3 हुए हैं, इनके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। ये हैं आपकी कोको गॉफ, अमेरिका की, इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता था। और यहाँ पर पूरी लिस्ट है। तो देखिए आप, ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता था? अमेरिका की मेडिसिन कीज ने। फ्रेंच ओपन जीता था अमेरिका की कोको गॉफ ने, ये भी अमेरिका के ही हैं। और विंबलडन किसने जीता था? ईगा स्विएटेक ने, ये याद रखिएगा। यूएस ओपन का डेटा मैं आपको जल्दी उपलब्ध करवा दूंगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बताइए कि भारत के पहले लेखकों का गांव का उद्घाटन कहां पर किया गया? जो लेखकों का गांव कहा जाता है, ये भारत का पहला है। इसका उद्घाटन कहां पर किया गया था? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर में। तो दोस्तों ये बना है देहरादून में, यानी कि उत्तराखंड इसका सही जवाब है। विकल्प बी आपका बिल्कुल करेक्ट है, थानो गांव में। ठीक है, थानो गांव को बनाया गया है लेखकों का गांव। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर, विलियम वुंड या उपयुक्त में से कोई नहीं? प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक कहा जाता है दोस्तों एडवर्ड जेनर को। जी हाँ दोस्तों, विकल्प ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे तो प्रतिरक्षा विज्ञान दैट इज इम्यूनोलॉजी, तो इसके फादर कहे जाते हैं एडवर्ड जेनर। क्यों? क्योंकि इन्होंने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। ठीक है, रेबीज का टीका किसने बनाया था? 6 जुलाई 1885 में लुई पास्चर ने। तो ये भी याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में ये भी आ जाता है। नेक्स्ट है आपका, देश की 21वीं पशुधन गणना कब से स्टार्ट हुई? तो फ्रेंड्स इसकी जो शुरुआत हुई थी 21वीं पशुधन गणना, फाइनल रिजल्ट इसके आए थे फरवरी 2025 में। फरवरी 2025 में इसके फाइनल रिजल्ट आ गए थे, लेकिन शुरू हुई थी यह अक्टूबर 2024 में। इसको आप याद रखना। तो अक्टूबर 2024 आपका सही विकल्प है। और ये भी याद रखना कि पहली बार ये गणना कब हुई थी? तो 1919 में स्टार्ट हुई थी, 1919-20 में हुई थी। और हर 5 साल में पशुधन गणना करवाई जाती है। ठीक है, और इसका शुभारंभ किया गया था हमारे जो तब तत्कालीन केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्री हैं राजीव रंजन सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा गलत है? आपको बताना है कि कौन सा एक जोड़ा यहाँ पर गलत है। प्रधानमंत्री के द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई गई हैं 2014 से लेकर अब तक, कई बार मैं देख रहा हूँ कि परीक्षाओं में क्या हो रहा है कि डायरेक्ट जो है ना आपसे पूछा जाएगा कि यह योजना कब स्टार्ट हुई, और फिर या तो आपको मैच कराने के लिए दे दिया जाता है। अब इतनी सारी योजनाएं हैं, याद तो हो नहीं पाती हैं, सही बात तो ये है, लेकिन फिर भी आप बार बार करेंगे प्रयास तो आपको याद भी हो जाएगा। तो एग्ज़ाम तक तो मेहनत आपको करनी है। देखिए यहाँ पर पीएम मुद्रा योजना की बात की गई, कहा गया कि पीएम मुद्रा योजना की शुरुआत होती है 8 अप्रैल 2015 से। ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट कर रहे हैं कि पीएम ग्राम सड़क योजना शुरू हुई थी 25 दिसंबर 2000 से। ये भी आपका करेक्ट है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 से स्टार्ट हुई थी। ये भी आपका करेक्ट है। और पीएम जनधन योजना ये कह रहे हैं कि 28 अगस्त 2016 से स्टार्ट हुई थी दोस्तों। तो 2016 में नहीं हुई थी, तारीख तो सही दी गई है, सन जो है गलत है। ये आपका 2014 होता तो ये करेक्ट होता, यानी कि ये आपका सुमिलित नहीं है। विकल्प डी आपका उत्तर है। अब देखो फ्रेंड्स, कुछ और भी इम्पॉर्टेंट योजनाएं हैं, जैसे कि पीएम आयुष्मान भारत योजना। ये शुरू हुई थी 23 सितंबर 2018 से। कहाँ से? रांची से स्टार्ट होती है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम ये 2014 में शुरू हुआ था 25 सितंबर को। स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया दोनों साथ साथ 2016 में स्टार्ट हुए थे, लेकिन स्टार्टअप इंडिया पहले आया था 16 जनवरी को, स्टैंड अप इंडिया बाद में आया था। पहले स्टार्ट हुआ फिर स्टैंड हुआ, ऐसे याद रखना। पहले स्टार्ट हुआ फिर स्टैंड हुआ। कब हुआ? 2016 में हुआ। स्टार्टअप इंडिया जनवरी में हुआ, स्टैंड अप इंडिया अप्रैल में हुआ। ठीक है, ऐसे याद रखना, पहले स्टार्ट हुआ फिर स्टैंड हुआ। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? अभी आपने दिया होगा, अगर पेट की परीक्षा आपने दी होगी तो आपसे पूछा गया था कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। उसमें भी लोग कंफ्यूज हो गए थे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय बालिका दिवस और उत्तर प्रदेश दिवस दोनों एक साथ ही मनाए जाते हैं, और इसके लिए 24 जनवरी की तारीख तय की गई है। तो ये है आपका 24 जनवरी।
अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब होगा? तो ये होता है आपका 11 अक्टूबर, ये भी याद रखना। राष्ट्रीय 24 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय 11 अक्टूबर, इसको आप याद रखेंगे। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस यह 24 जनवरी को होता है, अंतर्राष्ट्रीय 11 अक्टूबर को होता है। विश्व ब्रेल दिवस कब होता है? 4 जनवरी को होता है, ये आप याद रखिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो इसे मनाते हैं 8 मार्च को, 8 मार्च को मनाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा इसको भी। सिग्मो महोत्सव कब मनाया जाता है या कहाँ मनाया जाता है? कब नहीं, कहाँ मनाया जाता है? सिग्मो महोत्सव का संबंध गोवा से फ्रेंड्स, तो इसका उत्तर है विकल्प ए, ठीक है। इसी प्रकार से फ्लेमिंगो और बन्नी महोत्सव ये आंध्र प्रदेश में होते हैं। लोसांग महोत्सव सिक्किम में मनाया जाता है और हेथाई अम्मन तमिलनाडु में। सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट है आपका जल एक्ट यानी कि वाटर एक्ट कब अस्तित्व में आया था? पूरा नाम होगा जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण एक्ट। तो दोस्तों ये कब अस्तित्व में आया? 1974 में, 1927 में, 1894 में या फिर 1980 में? सही जवाब है दोस्तों कि जल एक्ट ये आया था 1974 में। विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण एक्ट आता है 1974 में। इसमें संशोधन किया गया था 1988 में। इसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले आपका आता है एक वन अधिनियम। ये कब आया था? 1865 में आया था, जिसमें संशोधन किया गया था 1894 में। ध्यान दीजिएगा तब भारत में ब्रिटिश राज हुआ करता था और इस एक्ट को लाने का कोई बहुत मतलब नहीं था, बस एक तरीके से इसको लाया गया था और इसका फ़ायदा खुद अंग्रेजी उठाते थे। हालांकि इसमें इम्प्रूवमेंट किया गया था 1894 में, 65 में लाए थे, 1865 में लाए थे, 1894 में इसमें संशोधन हुआ था, लेकिन एक बार इसे पुनः 1927 में फिर से संशोधित किया गया था। इसे कहा गया था भारतवर्ष वन अधिनियम के नाम से। और वन संरक्षण अधिनियम ये कब आया अस्तित्व में दोस्तों? तो ये आया था 1980 में। इसको आप याद रखिएगा, सारे एक्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं दोस्तों? तो ये हैं आपके भूपेंद्र यादव, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को बनाया गया है IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का अध्यक्ष। अच्छा ये बताइए कि उपाध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, ये बताइए। खैर, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस तो 16 जून 2025 को नई दिल्ली में इसकी पहली बैठक हुई थी और उसी में ये निर्णय लिया गया कि इसके जो अध्यक्ष होंगे वो पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव बनेंगे। IBCA दोस्तों ये भारत की ही पहल है, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 9 अप्रैल 2023 को कर्नाटक के मैसूर में प्रोजेक्ट टाइगर के 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किया गया था और SP यादव को IBCA का महानिदेशक चुना गया है। IBCA मतलब इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में 7 बिल्ली प्रजातियां शामिल हैं। बाघ जिसको कहेंगे आप पैंथेरा टाइग्रिस, शेर यानी कि पैंथेरा लियो, तेंदुआ यानी कि पैंथेरा पार्ड्स, प्यूमा कानकोलर, प्यूमा भारत में नहीं मिलता है। इसके अलावा है आपका जगुआर पैंथेरा ओनका, जगुआर भी भारत में नहीं मिलता है। हिम तेंदुआ पैंथेरा यूनिया और चीता यानी कि एसिनोसिक्स जुबेटस। अब जो चीता है तो भारत में भी एक प्रोजेक्ट चीता स्टार्ट किया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। चीता जो है भारत में ख़त्म हो गया था 1952 में, लेकिन अब फिर से इसे बसाया जा रहा है। हालांकि वो वाले चीते नहीं हैं जो भारत में पाए जाते थे, क्योंकि उनमें और इनमें थोड़ा फ़र्क है। फिलहाल दोस्तों भारत में जो चीते बसाए जा रहे हैं उसके लिए एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है जिसको कहते हैं प्रोजेक्ट चीता, ठीक है। तो इसकी शुरुआत कब से की गई? तो दोस्तों इसकी शुरुआत की गई थी 17 सितंबर 2022 से। याद रखिएगा, एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भारत में चीता पुनरुत्पादन परियोजना औपचारिक रूप से 17 सितंबर 2022 को स्टार्ट हुई थी। तो फिलहाल प्रयास किया जा रहा है कि चीतों की आबादी भारत में बहाल हो सके। विश्व रेगिस्तान और सूखा निवारण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? विश्व रेगिस्तान और सूखा निवारण दिवस दोस्तों इसे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 18 जून, 17 जून, 5 जून या फिर 15 जून? सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब है 17 जून को। 17 जून को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। तो यूनाइटेड नेशन ने इसे पहली बार घोषित किया था 1995 में। थीम याद रखिएगा, थीम आजकल बहुत पूछ रहा है। तो रीस्टोर द लैंड, अनलॉक द अपॉर्चुनिटी, ये थीम है किसकी? वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। अब इतना लंबा तो याद होगा नहीं, बस इतना समझ लेना कि रेगिस्तान और सूखा के लिए जो थीम है वो है कौन सी? रीस्टोर द लैंड। इतना याद रखोगे तो बाकी चीज़ें एग्ज़ाम में याद आ जाएंगी। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? फीफा क्लब वर्ल्ड कप के बारे में बात हो रही है।
तो दोस्तों इसका आयोजन किया गया था कहाँ पर, तो अमेरिका में किया गया। विकल्प डी आपका यहाँ पर सही है। ठीक है, आयोजन जो था ये 14 जून से लेकर 13 जुलाई तक चला था। यह 21वां संस्करण था। कितना, 21। कौन जीता, चेल्सी नामक टीम जो कि इंग्लैंड की है। फाइनल में हराया था फ्रांस की टीम को जिसका नाम है पेरिस सेंट जर्मेन। जर्मन से लोग जर्मनी समझ लेते हैं, ये फ्रांस की टीम है। ठीक है, फीफा की स्थापना कब हुई थी, 1904 में, ज्यूरिख में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है, भारत की 16वीं जनगणना के पहले चरण की शुरुआत कब से होगी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत में अब तक कुल मिला के 15 जनगणना हो चुकी है। आज़ादी के बाद 7 जनगणना हो चुकी है, यानी कि अगली जो जनगणना होगी यह 16वीं होगी, आज़ादी के बाद 8वीं होगी, ये आप याद रखना। और इसकी जो शुरुआत हो रही है वो 1 अक्टूबर 2026 से की जा रही है। आपको ये भी पता है कि यह 2 चरणों में होगी। पहले तो आपका होगा स्टेज 1, दूसरा होगा फिर स्टेज 2। स्टेज 1 में कौन कौन से हैं यहाँ पर स्टेट, तो देखो यहाँ पर लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को शामिल किया जा रहा है। दूसरे चरण में जिसकी शुरुआत होगी 1 मार्च 2027 से पूरे भारत को शामिल किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल राष्ट्रों की महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन बनी। हाल ही में किसी परीक्षा में प्रश्न आया था यार, मुझे याद नहीं है लेकिन आया था। तो राष्ट्रमंडल राष्ट्रों की महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला बनी दोस्तों कौन, सरली बोचवे। एग्जाम में भी आ सकता है कि सरली बोचवे किस देश की हैं, तो दोस्तों याद रखना कि ये कहाँ से हैं, घाना से हैं, सरली बोचवे। ठीक है, पीएम मोदी को किस देश ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III पुरस्कार से सम्मानित किया है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III ये पुरस्कार दिया दोस्तों साइप्रस के द्वारा। विकल्प ए आपका करेक्ट है। आपको याद होना चाहिए और याद रखिएगा कि 15 से 19 जून तक प्रधानमंत्री मोदी ने 3 देशों की यात्रा की थी, साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया की, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन स्थल कौन सा था। तो भारत में जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया दोस्तों, ये कब मनाते हैं आप, 21 जून को मनाते हैं। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी, 2015 से हुई थी। तो इसका आयोजन स्थल रहा था विशाखापत्तनम, यानी कि विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। थीम रही योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। भारत का पहला कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको चेन्नई में स्टार्ट किया गया है, यानी कि विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, और ये आज का अंतिम प्रश्न है कि 31 मई 2025 तक भारत कुल स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता कितनी हासिल कर चुका है। तो 31 मई 2025 तक भारत के पास कुल कितनी पवन ऊर्जा हो चुकी है, 51.5 गीगावाट, यानी कि विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा था कि हमने पवन ऊर्जा के मामले में 10.5% की वृद्धि जो है दर्ज की है। पहले यह 46.2 गीगावाट थी जो कि बढ़ के 51.5 गीगावाट हो चुकी है। पूरी दुनिया में भारत चौथे स्थान पर है पवन ऊर्जा उत्पादन में। पहले स्थान पर चीन आता है, फिर अमेरिका है, फिर जर्मनी है और अब भारत पवन ऊर्जा उत्पादन में पूरी दुनिया में किस क्रम पर है, चौथे क्रम पर है। तो फ्रेंड्स, ये आपके 30 प्रश्न हो गए। अब एक प्रश्न आपके लिए होगा और ये आपको ये बताना है कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। आसान सा प्रश्न है, इसका उत्तर आप जरूर दीजिएगा। करंट अफेयर मैं कह रहा हूँ कि आप लास्ट टाइम के लिए मत छोड़ो, करंट अफेयर आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करो। लास्ट टाइम में आप अपना सब्जेक्ट पढ़ोगे कि करंट पढ़ोगे और क्या क्या याद करोगे। इसके लिए करंट अफेयर वार्षिकी का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ये पार्ट 1 है, इसको डाउनलोड कर लो, अभी से पढ़ना स्टार्ट करो। साल की पूरी वार्षिकी हम आपको पढ़ाएंगे और उसका नोट्स भी आपको देंगे, तो आप हमसे जुड़े रहें। पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और एक स्पेशल ग्रुप भी बनाया गया है दोस्तों, जो कि केवल LT ग्रेड GIC और GDC के लिए है, उसको भी ज्वाइन कर लेना। वो व्हाट्सएप पर मिलेगा आपको, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर सेशन आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इससे हमें बड़ा मोटिवेशन मिलता है कि आपकी स्टडी को हम रेगुलर चलाते रहें। क्या होता है ना, लाइक और शेयर मिलता है तो मोटिवेशन आता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं और हमारा भी पढ़ाने का मन करता है। तो हम डिपेंड हैं आप पर, अगर आप डिपेंड हैं मुझ पर, तो दोनों मिला जुला के एक दूसरे पर डिपेंड हैं। तो हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन आपका सहयोग अपेक्षित है। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।